हेलो दोस्तों, स्टडी गिड एजुकेशन हम में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव सैनी एंड आज की वीडियो के अंदर हम उसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे उदित का यूनिफाइड डिजिटल इंटरफेस फॉर ट्रांसफर, जिसके अंदर पहले पार्ट के अंदर हमने सीखा था कि आउटगोइंग प्रायोरिटी नंबर क्या होता है, इनकमिंग प्रायोरिटी नंबर क्या होता है एंड ये सारा प्रोसेस हमने सीखा था। आप सबसे पहले तो पहला पार्ट देखें। अगर आप सीधा पार्ट 2 देख रहे हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप पार्ट 1 देखें और इसके अंदर हम क्या देखेंगे। इसके अंदर जो भाई एनओसी जो इशू होती है, रिलीज ऑफ द एम्प्लॉय, तो ये पूरा प्रोसेस देखेंगे नॉर्मल केसेस के अंदर। इसमें हम नॉर्मल केस देख रहे हैं। स्पेशल केसेस हमने 4 कल डिस्कस किए थे। भाई स्पाउस ग्राउंड हो गया, डिसेबिलिटी हो गया जिसके अंदर चाइल्ड डिसेबल है उसकी केयर करने के लिए हो गया, एंड अगर किसी विधवा को सीजी ग्राउंड पे अपॉइंट करते हैं तो उनका ट्रांसफर से रिलेटेड, तो ये जो ग्राउंड है स्पेशल ग्राउंड के आते हैं और वो हमने पहली वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिए थे। ठीक, तो आइए वीडियो को करते हैं आगे बढ़ाते हैं। देखो, तो ये स्टेप हमने डिस्कस किए थे। सबसे पहले तो जो कर्मचारी है वो एप्लीकेशन सबमिट कर देता है, देन उसके बाद में सर्टिफिकेशन जैसे कर देता है तो उसकी जो प्रायोरिटी है वो उसको मिल जाती है आउटगोइंग प्रायोरिटी नंबर। फिर फॉरवर्डिंग डेस्टिनेशन यूनिट में उसके फॉरवर्ड हो जाती है तो वहाँ जाकर उसको मिल जाती है इनकमिंग प्रायोरिटी नंबर। देन उसके बाद में क्या है, एनओसी का डिसीजन होता है, उसके बाद एम्प्लॉय रिलीज होता है और डेस्टिनेशन जो ज्वाइन है वहाँ पे वो ज्वाइन कर लेता है। तो ये पूरा प्रोसेस है, एक चार्ट फ्लो चार्ट में हमने इसको देख लिया। अब देखो, सबसे पहले तो यही बात इसके अंदर बताई गई है, जैसे ही ट्रांसफर रिक्वेस्ट एप्लीकेशन पे दी जाती है तो सोर्स यूनिट जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ से आपको आउटगोइंग प्रायोरिटी बनती है सर्टिफिकेशन पे। ठीक, कंपिटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल लेना होता है ताकि जो रिक्वेस्ट डेस्टिनेशन यूनिट के अंदर वो भेजा जा सके। तो यहाँ पे अपने जो सक्षम प्राधिकारी होता है उसके पास 2 विकल्प होते हैं, या तो एप्लीकेशन को वो आगे भेज दे या फिर इसको होल्ड करे, लेकिन प्रायोरिटी नंबर में कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे भाई काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमारी प्रायोरिटी क्या नाम है, एप्लीकेशन सर फॉरवर्ड नहीं हो रही है। ठीक है, तो वहाँ पे आपकी प्रायोरिटी नंबर तो बन गई है। ठीक है, क्योंकि सर्टिफाई वो हो चुकी है। सर्टिफाई होने के बाद आपको आउटगोइंग प्रायोरिटी नंबर आपकी बन चुकी है, लेकिन वो फॉरवर्ड नहीं हो रही। तो यहाँ पे अपने पास में 2 विकल्प होते हैं जो फॉरवर्ड करने के लिए। सक्षम प्राधिकारी इस समय पर एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं कर सकता। अगर वो आगे नहीं भेजता तो प्रायोरिटी नंबर वही रहता है। ठीक है, एक बार आपकी प्रायोरिटी रजिस्टर होगी देन उसके बाद में रिजेक्ट करने का अपने पास में ऑप्शन नहीं है, तो आपकी प्रायोरिटी हमेशा रहेगी। तो इस बात की आप टेंशन ना लें। नेक्स्ट स्टेप 2 क्या हो गया, एप्लीकेशन को डेस्टिनेशन यूनिट में भेजना। जैसे ही सक्षम प्राधिकारी एप्लीकेशन को आगे भेज देता है, अब इसके अंदर क्या है, डिवीजन के अंदर डीआरएम जो मेन है जहाँ से अपनी लास्ट फाइल जो है निकल जाती है एंड एप्लीकेशन आप रिक्वेस्ट डेस्टिनेशन में चली जाती है और इनकमिंग प्रायोरिटी नंबर बन जाता है। जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि इनकमिंग प्रायोरिटी नंबर क्या है, इनकमिंग प्रायोरिटी ग्रुप्स क्या हैं, तो आप पार्ट 1 जरूर देखें। डेस्टिनेशन यूनिट में एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग। अब देखो, जैसे ही डेस्टिनेशन यूनिट में आपकी एप्लीकेशन हो गई और वहाँ पे फैसला लेती है कि भाई कर्मचारी को स्वीकार करना है या नहीं, तो सक्षम प्राधिकारी के पास में 4 विकल्प होते हैं। तो वहाँ पे आपको भाई सबसे पहले सर्टिफाई करेंगे तो आपको इनकमिंग प्रायोरिटी नंबर मिल जाएगी। देन उसके बाद में जब वो फॉरवर्ड होगा तो उसके बाद में देख, सबसे पहले अपना स्टेप क्या है, मंजूरी देना। उसमें क्या है, कर्मचारी को सिंपली हमने एनओसी जारी कर दी, तो सबसे पहला पार्ट तो ये है। दूसरा उसके पास ऑप्शन क्या है, कर्मचारी के पास में एनओसी अभी नहीं देना है, उसको प्रायोरिटी नंबर तो उसमें वही रहेगा लेकिन बाद में उसको प्रोसेस कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इसके अंदर क्या है, रोकना, उसको विदहोल्ड करना। खाली पोस्ट ना होने की वजह से अगर उस कम्युनिटी में खाली रोस्टर पॉइंट्स नहीं है तो एनओसी नहीं दी जाएगी, प्रायोरिटी नंबर वही रहेगा लेकिन बाद में उसको प्रोसेस कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है, रिजेक्ट करना। एक बार रिजेक्ट कर दी तो आपकी एप्लीकेशन पूरी खत्म हो जाएगी। अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो उस कर्मचारी को उस यूनिट के लिए नई एप्लीकेशन देनी होगी, फिर से प्रोसेस किया जाएगा और नया प्रायोरिटी नंबर मिलेगा। ठीक है, तो फ्रेश एप्लीकेशन अगर आपको लगानी पड़ेगी अगर रिजेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर आपकी जो प्रायोरिटी है वो पूरी खत्म हो जाएगी। इसके अंदर भी काफ़ी सवाल मुझसे पूछे गए हैं कमेंट में कि अगर सर प्रायोरिटी नंबर हमने वहाँ लगाई और रिजेक्ट हो जाती है तो क्या फिर हमें एप्लीकेशन फिर से लगानी पड़ेगी। हाँ भाई, आपको एप्लीकेशन फिर से लगानी पड़ेगी। अब प्रायोरिटी जो भी थी वो सब खराब हो गई है, आउटगोइंग और इनकमिंग ऐसा। ठीक, तो आपको फिर से एक नई फ्रेश एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी उस डिवीजन के लिए। अगर रोस्टर पॉइंट की कमी से एप्लीकेशन रोकी जाती है तो इनकमिंग प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे के एप्लीकेशन को प्रोसेस किया जा सकता है, इसे आउट ऑफ टर्न नहीं माना जाएगा। ठीक है, आउट ऑफ टर्न क्या है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आगे। आगे पॉइंट्स आ रहे हैं तो इसके अंदर इस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। एनओसी मिलने के बाद कर्मचारी को रिलीज करना। अब जैसे ही भाई सोर्स यूनिट के अंदर सक्षम रिलीज करने के लिए भी अप्रूवल लेना होता है ताकि कर्मचारी को रिलीज किया जा सके, ताकि ट्रांसफर ऑर्डर जारी हो। तो वहाँ भी अपने पास में सक्षम प्राधिकार के पास 2 विकल्प है, भाई कर्मचारी को सीधा रिलीज कर देना, एनओसी आई एंड सिंपल हमने अप्रूवल लिया और वो रिलीज हो गया। देन रिलीज के कुछ समय के लिए हमने होल्ड कर लिया, उससे क्या प्रायोरिटी नंबर तो वही रहेगा लेकिन उसको बाद में अपन प्रोसेस करके रिलीज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी कर्मचारी के क्या नाम है, सक्षम प्राधिकारी के पास में 2 ऑप्शन हैं। सक्षम प्राधिकारी की भूमिका, तो भाई
सक्षम प्राधिकारी भाई एप्लीकेशन को आगे भेजना, देन उसके बाद में कर्मचारी को एनओसी जारी करना, एनओसी मिलने के बाद में रिलीज करना, ये सब सारी चीज़ें सक्षम प्राधिकारी के लिए ही हैं और इसके अंदर जो डिवीजन के अंदर हमारे डीआरएम सर होंगे इसके अंदर। अब आगे चलते हैं एनओसी स्टेप फॉर प्रोसेसिंग आउट ऑफ टर्न केसेस। जो आउट ऑफ टर्न की जो मैं बातें आपको बता रहा था वो बातें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। आउट ऑफ टर्न एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग, भाई आउट ऑफ टर्न क्या हो गया भाई, अगर दो कर्मचारी हैं एक्स एंड वाई हैं एंड एक्स की प्रायोरिटी सपोज ऊपर है और वाई को हमने पहले प्रोसेस कर दिया, नीचे से उठा के उसको हमने वो दिला दिया एनओसी दिला के, यानी इसकी रिक्वेस्ट पहले हमने फॉरवर्ड कर दी, तो इसको एक तरीके से क्या बोला जाएगा, आउट ऑफ टर्न बोला जाएगा। तो इसके अंदर यही बात बताई गई है कि भाई इसके अंदर काफ़ी सारे नीचे एम्प्लॉइज़ हैं और नीचे से हमने लोअर प्रायोरिटी वाले बंदे को उठा के उसको अगर हमने रिक्वेस्ट है जो फॉरवर्ड कर दी है तो उसको क्या माना जाएगा, आउट ऑफ टर्न माना जाएगा। लेकिन ऐसी आउट ऑफ टर्न करने के लिए क्या है, हमें जो रिक्वेस्ट है, जो रिक्वेस्ट अगर वाई को उठाएंगे, अगर सपोज एक्स है, एक्स सोर्स है वो वाई पे अगर जा रहा है, तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो पहले कहाँ भेजी जाएगी, हेडक्वार्टर भेजी जाएगी जीएम के पास में, जीएम का अप्रूवल लेना होगा, देन उसके बाद में ही वो वाई जाएगी। इसके अंदर ये बात लिखी हुई है कि एप्लीकेशन इंटरिम अप्रूवल के लिए जाएगी एंड एप्लीकेशन को रिक्वेस्टेड डेस्टिनेशन यूनिट वाई में भेजने के लिए हेडक्वार्टर से एप्लीकेशन हेडक्वार्टर यानी एक्स से हेडक्वार्टर आप भेजेंगे और वहाँ पे जीएम से आपको मंजूरी लेनी पड़ेगी, देन उसके बाद में ही आपकी प्रोसेस होगी। यूनिट एक्स हेडक्वार्टर आफ्टर टर्न केस के लिए जनरल मैनेजर से मंजूरी लेता है, देखो ये बात लिखी हुई है, जनरल मैनेजर की मंजूरी के बाद ही एप्लीकेशन को रिक्वेस्टेड डेस्टिनेशन यूनिट यानी वाई में भेजा जाएगा। अगर आउट ऑफ टर्न आधार पर एप्लीकेशन को भेजा जाता है तो उस एप्लीकेशन से इनकमिंग प्रायोरिटी नंबर जीएम की मंजूरी के टाइम स्टैम्प के आधार पर बनाया जाता है, तो उसका अलग तरीके से एक इनकमिंग प्रायोरिटी नंबर रहेगा। सक्षम प्राधिकारी की भूमिका, सक्षम प्राधिकारी की भूमिका में आउट ऑफ टर्न के केस में अंतिम मंजूरी देने का अधिकार जनरल मैनेजर के पास में होता है। एप्लीकेशन को आगे भेजना, एनओसी स्वीकार करना, एनओसी मिलने के बाद कर्मचारी को रिलीज करना, तो ये सारी चीज़ें हमारी हमने इस वीडियो के अंदर देख लिया है कि आउट ऑफ टर्न क्या होता है एंड उसमें क्या होगा, एक्स से पहले हेडक्वार्टर भेजना पड़ेगा, वहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी, जीएम से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी आउट ऑफ टर्न के केसेस के अंदर। ठीक, तो इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि नॉर्मल ट्रांसफ़र क्या होता है एंड इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा, देखो काफ़ी पार्ट मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी और चीज़ें हम अच्छे से समझ रहे हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ा पार्ट के अंदर लेके आ रहा हूँ। आप इतना मत सोचना कि भाई ये तो वीडियो पे वीडियो बनाए जा रहे हैं, क्योंकि फिर वो वीडियो क्या काफ़ी लेंदी हो जाएगी। तो इसकी जो PDF है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा एंड इसका जो लेटर था, जो ये लेटर था, तो इसका जो पॉइंट है ये हमने डिस्कस किया है कौन सा, 9th और 8th जो पॉइंट है वो हमने पूरा डिस्कस किया है इसका। ठीक है, तो 8th पॉइंट और 9th पॉइंट हमने इस लेटर का डिस्कस किया है। उसके आगे हम सारे पॉइंट धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि वो भी ट्रांसफर मॉड्यूल को अच्छे से समझ पाएँ। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल स्टडी गड़ा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।